नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं सिवनी की खबर के साथ, जहां फायरिंग हुई है। प्रधान आरक्षक की इस फायरिंग के चलते मौत हो गई। नागपुर में इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उन पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। गोली मारने वाला बदमाश अभी तक फरार है। पुलिस गिरफ्त से अभी भी बहुत दूर, तलाश लगातार की जा रही है। कुछ अपराधी जिनके सुराग जरूर पुलिस के हाथ लगे हैं, उन पर भी नकेल कसे जाने का प्रयास। प्रधान आरक्षक पूरी टीम सहित पहुंचे थे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान ही बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगी प्रधान आरक्षक को। इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई। सिवनी का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। राकेश ठाकुर जिन्होंने दम तोड़ दिया है। बड़ी आपराधिक वारदात। पुलिस की टीम की तरफ से सक्रियता बढ़ती गई, बदमाशों पर नकेल कसने की कोशिश, लेकिन प्रधान आरक्षक इस दुर्घटना के चलते, इस वारदात के दौरान बुरी तरह से चोटिल हुए। फायरिंग में गोली लगी, बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। प्रधान आरक्षक को भी गोली लगी। बदमाशों पर दबिश देने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। गोली मारने वाला जो बदमाश है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पता नहीं चल पाए कि इस बदमाश की मौजूदगी कहां पर है, अन्य साथी कहां पर हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे, कैसे पुलिस की टीम पर हमला करने का इतना हौसला बुलंद हुआ, कैसे अपराधी इतनी बेखौफ होकर पुलिस की टीम पर हमला कर सकते हैं। कई सवाल इस घटना से जुड़े हुए। प्रधान आरक्षक को लेकर भी फिलहाल ये जानकारी कि मौत उनकी हो चुकी है। सिवनी की घटना, फायरिंग के दौरान पुलिस की टीम लगातार भिड़ रही थी बदमाशों से, लेकिन अचानक से ही प्रधान आरक्षक को गोली लगी। फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। राकेश ठाकुर प्रधान आरक्षक, इस फायरिंग के चलते उनकी जान चली गई। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी अजहर खान के पास। अजहर, विस्तार से बताइएगा क्या कुछ हुआ है और अपडेट साथ में। देखिए अवंतिका जी, कल रात को ये कहीं ना कहीं फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस पार्टी जो डूडा सिवनी थाना क्षेत्र की है, और उनको एक इनपुट मिला था कि कोई गंभीर अपराधी और डकैती की फिराक में कुछ अपराधी एक कार में घूम रहे हैं। इसी बीच पुलिस पार्टी ने दबिश दी थी, और पुलिस पार्टी ने जब दबिश दी तो मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक आरोपी है जो भागने की फिराक में उसने फायरिंग की, जिसमें जो प्रधान आरक्षक है राकेश ठाकुर, उनके सीने में गोली लगी और उनको तत्काल जैसे गंभीर रूप से घायल हुए तो जिला अस्पताल सिविल लाया गया और एक प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया था, जहां आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और नागपुर में ही जो मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी और पी उपरांत शव जो है नागपुर से सिवनी लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। जो हालांकि एक बात सामने आ रही है कि पुलिस की जो पार्टियां हैं तैयार करके कहीं ना कहीं आरोपियों की तलाश में, जो एक आरोपी जो फरार है उसकी तलाश के लिए लगाया गया है, और जो पुलिस अधिकारी है तत्काल जो भी आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करने की बात फिलहाल कर रहे हैं। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जो टीम है मौके पर रवाना की गई है। ठीक है, बहुत जरूरी कि सख्त एक्शन बदमाशों के खिलाफ अब लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर, जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ सिवनी में फायरिंग की घटना आप देख रहे थे, दूसरी तरफ ग्वालियर से एक और बड़ी जानकारी, जहां रेलवे स्टेशन पर अचानक से आग लग गई। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल रूम में आग लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कंट्रोल पैनल रूम बना हुआ, इसने आग पकड़ी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका प्राथमिक तौर पर। रेलवे कर्मचारियों ने जैसे तैसे कर आग बुझाई है। तस्वीरें घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बुरी तरह से शॉर्ट सर्किट और उसके बाद आग फैलती चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अवैध कनेक्शन यहां से लिया था और इसके लिए जानकारी साझा नहीं की गई थी। उसके बाद शॉर्ट सर्किट को लेकर सूचना, तस्वीरें आप देखिए, डरा देने वाली पूरी घटना। रेलवे कर्मचारियों की मौजूदगी उस दौरान रही, लेकिन फौरन दमकल की टीम को बुलाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। धीरे धीरे कर पूरे ऑफिस को चपेट में लिया। और अब जिक्र करेंगे मुरैना का, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में तेज रफ्तार कार जा घुसी। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कार सवार बच्चा बुरी तरह से घायल, अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। नेशनल हाईवे 44 पर काका ढाबा के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। मुरैना से खबर,
सड़क हादसा एक और मुरैना जिले में तस्वीरें जिसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर कार अगले सुबह की शायद ये तस्वीरें हैं और उसी के चलते इस हालत में तस्वीरें ली गई। ट्रक से टक्कर हुई इस कार की, अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, तहस नहस। कार सवार एक बच्चा बुरी तरह से घायल है। नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसा हुआ, फौरन बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में इलाजरत। और अब आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमएचओ ने कार्रवाई की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 52 सीएचओस पर कार्रवाई। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पाई जा रही थी, शिकायतें कई बार मिल चुकी थी और उसके बेसिस पर जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तब इन शिकायतों को सही भी पाया गया। लापरवाह 27 सीएचओ जिन्हें नोटिस जारी हुआ है। 24 सीएचओ ऐसे जिन्हें 2-2 दिन का वेतन काटने के निर्देश। एक सीएचओ को सेवा समाप्ति का नोटिस भी मिल गया है। सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. राजौरिया की तरफ से सख्ती के साथ कार्रवाई की गई। लापरवाही बरतने वाले सीएचओस के खिलाफ ये एक्शन, अलग अलग स्तर पर कार्रवाई हुई है। शिकायतें मिल रही थी और इन शिकायतों के आधार पर एक्शन लिया गया है। और चलिए अब आपको जानकारी दें मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। कड़ाके की सर्दी प्रदेश में पड़ रही है। कोहरे और सर्दी का डबल अटैक अब देखने को मिल रहा है। कश्मीर हिमाचल की बर्फीली हवाओं ने एक बार फिर से सर्दी बढ़ानी शुरू की है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी भी चल रही है। इसका ये असर कि ग्वालियर चंबल में आज सुबह से लगातार कोहरा और कोल्ड डे रहने के चलते परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज से सुबह 11 बजे स्कूल खुलेंगे। ग्वालियर में गुरुवार को 10वां सीवियर कोल्ड डे महसूस किया गया। गुरुवार रात का न्यूनतम पारा 6.7 डिग्री। अगले 3 दिन और कोल्ड डे रहने के आसार हैं। ग्वालियर में 21 दिन से कड़ाके की सर्दी बरकरार है। 10 सीवियर कोल्ड डे, 3 दिन कोल्ड डे रहा। 21 में से 10 दिन ऐसे जब सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। स्थिति आप समझ सकते हैं। और ग्वालियर में कोहरे का कहर ऐसा कि रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुकी है। ट्रेन फ्लाइट सभी देरी से चल रही हैं। दिल्ली पंजाब से ग्वालियर आने वाली 12 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। नई दिल्ली बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस लेट चल रही है। बेंगलुरु ग्वालियर दिल्ली फ्लाइट 6 घंटे की देरी से। दिल्ली ग्वालियर बेंगलुरु फ्लाइट भी 2.5 घंटे लेट हुई है। हैदराबाद ग्वालियर फ्लाइट 2 घंटे लेट। कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन भी लेट चल रही है। ये तमाम ट्रेनें और फ्लाइट जिनकी सूची हम आपके साथ साझा करें। ग्वालियर में यातायात को लेकर भी समस्या। पुलिस लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई पुलिस वाले गुंडागर्दी की राह पर हैं। आम लोगों को वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। भिंड और सिवनी में ऐसे ही मामले सामने आए। भिंड में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई और पुलिस वाले भड़क गए, मारपीट करने लगे। जबकि सिवनी में अतिक्रमण की अगर बात करें तो यहां पर हटाने के दौरान थाना प्रभारी ने सब्जी वाले को गालियां दी। दोनों मामले देखिए। पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना होता है, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। पुलिस खुद गुंडागर्दी पर उतर आई है, घर में घुसकर मारपीट कर रही है। मामला भिंड का है। यहाँ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर पुलिस वाले इतना भड़क गए कि पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि पुलिस वाले शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब शिकायतकर्ता नहीं माने तो गुंडागर्दी करने लगे। आरोप है कि पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता के घर में जाकर मारपीट करने लगे। इस दौरान महिलाओं से भी बदसलूकी का आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाले पीड़ित का मोबाइल भी छीनकर भाग गए। भिंड के बाद अब सिवनी की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स थाना प्रभारी है। ये सब्जी वाले को वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, उसे इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि धनौरा थाना प्रभारी अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सब्जी वाले से बदतमीजी की। एमपी में गरीबों की सरकार है, फिर गरीबों पर ये अत्याचार क्यों? क्या पुलिस बेलगाम हो गई है? अपराधियों के बजाय आम लोगों को परेशान कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और रामलला के लिए महाकालेश्वर की भेंट आज पहुंचने वाली है। आज 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे अयोध्या के लिए। इसके लिए आज खास कार्यक्रम का आयोजन भी है। उज्जैन से 5 लाख लड्डुओं को लेकर जाने वाला वाहन भोपाल पहुंच चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव झंडी दिखाकर, हो सकता है कि भगवा ध्वज उनके हाथों में आज नजर आए, इस वाहन को रवाना करने वाले हैं। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से रवाना किया जाएगा। अयोध्या में अर्पित किए जाएंगे बाबा महाकालेश्वर के लड्डू। करीब 5 लाख लड्डुओं का भोग, जिसमें सहभागिता मुख्यमंत्री की भी रही। तस्वीरें उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब उज्जैन में लड्डू बनाए जा रहे थे। थोड़ा प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से भी रहा, वो भी अपनी सहभागिता निभा पाए। तो यही लड्डू आज अयोध्या भेजे जाएंगे। बहुत बड़ा आयोजन आज भोपाल में अपने स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसका ऐलान बहुत पहले मुख्यमंत्री कर चुके थे। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे सही की वासु चौरे के पास। वासु, मेगा आयोजन शायद आज होने वाला है। बाबा महाकाल की भेंट रामलला तक पहुंचेगी। निश्चित तौर पर देखिए, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी के जो लड्डू भोग प्रसाद हैं वो पूरे देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और जब भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो जो प्रसाद के लड्डू हैं वो ज़रूर वो ग्रहण करते हैं और अपने घर के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, मित्रों के लिए भी वो लेकर जाते हैं। और यही जो लड्डू हैं, यही जो प्रसिद्ध भोग है वो रामलला की नगरी अयोध्या भी अब पहुँचेगा। आज उज्जैन से जो ट्रक रवाना हुए थे वो भोपाल आ गए हैं और भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव इन लड्डुओं के रथ, इनको कहना बेहतर होगा, 5 लाख लड्डुओं के रथ हैं। 5 रथ जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। हर जो रथ है उसमें करीब 1 लाख लड्डुओं को रखा गया है और ये लड्डू अयोध्या पहुंचेंगे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को होना है, उस पूरे समारोह के दौरान इन लड्डुओं का जो वितरण है वो किया जाएगा। 12 जनवरी के दिन यानी कि युवा दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की थी। और जब से उज्जैन में दिन रात इन लड्डुओं को जो बनाने का पूरा काम था वो चल रहा था, बड़ी मेहनत से महाकालेश्वर ट्रस्ट की जो इंतजार रहेगा आज तस्वीरों का वासु, जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें जरूर पहुंचाइएगा जब ये मेगा आयोजन शुरू होता है। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम आयोजन आप अपने स्तर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और लाखों लोगों को निमंत्रण भी आया है। और उसके बाद लोग प्राण प्रतिष्ठा में जाने की तैयारियों में भी जुट गए हैं। प्रभु राम के लिए उपहार तैयार किए जा रहे हैं। उज्जैन से महाकाल का दाहिना शंख भस्म जाएगा, तो साथ ही कई पुष्पक विमान के जरिए कुछ और चीजें भी भेजी जानी है। देखिए, आपको शादी, बर्थडे और गेट टुगेदर पार्टी के निमंत्रण जब मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। शादी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हिंदू धर्म के एक संस्कार को होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। है ना खुशी की बात। लेकिन सोचिए कि अगर आपको निमंत्रण मिले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, तो खुशी कितनी ज्यादा होगी, वो भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। और जब निमंत्रण, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे, वो भी तब जब निमंत्रण प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का हो। जिस निमंत्रण का इंतजार ना जाने कितनों को है, जिसे मिला वो खुश नसीब है, जिन्हें पत्र नहीं मिला उनके लिए तो प्रभु का दरबार खुला है। खैर, बताते हैं कि उनको जो निमंत्रण पाकर धन्य हो गए हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए आमंत्रण मिला है। अब वो प्रभु राम की नगरी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वे प्रभु राम के लिए महाकाल के दरबार से दाहिना शंख भस्म और महाकाल का प्रसाद लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे बताते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देखना उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल है जिसे देखने के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे। वो श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन्हें निमंत्रण आया है, वहीं उपहार लेकर नहीं जा रहे, वो भी उपहार भेज रहे हैं जिन्हें सालों से इस दिन का इंतजार था। ऐसा ही एक उपहार बैतूल के बांस कला शिल्पकार ललित सोनी ने तैयार किया, जिसे जल्द ही अयोध्या में भेजा जाएगा। दरअसल शिल्पकार ललित ने बांस से पुष्पक विमान की कलाकृति बनाई है, जिसमें धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कलाकृति पूरी तरह से बांस से बनाई गई है। पुष्पक विमान में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई हैं। पुष्पक विमान कलाकृति को द्रविड़ शैली के आधार पर बनाया गया है। पूरे भारत भर में अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाकर हर क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें अयोध्या जा रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बैतूल ज़िले से भी कोई कलाकृति वहाँ तक पहुँचे। और बैतूल ज़िले में बैम्बू आर्ट का काफ़ी रोल है। बैम्बू आर्ट से काफ़ी कलाकृतियाँ बनकर बाहर बाहर जा रही है।
तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो दिखने में काफ़ी सुंदर हो और आकर्षक हो। तो सर हमने उसको सोच करके पुष्पक विमान बनाया, जिसके माध्यम से 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और सभी लोगों को लेकर वो अयोध्या इस पुष्पक विमान के माध्यम से लौटे थे। तो इसलिए सर हमने एक कलाकृति का निर्माण किया है, पुष्पक विमान, जो पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली में निर्मित है। सर इसको बनाने के लिए हमने पूर्ण रूप से बांस का प्रयोग किया है, और जहाँ पर आप इसमें पर्दे देख रहे हैं वहाँ पर कपड़े का प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादातर हमने इसमें बांस का ही उपयोग किया हुआ है सर। उधर खंडवा में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह है। 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी है और ये पहल महापौर अमृता यादव ने की। उन्होंने 40,000 दीप के साथ तेल बाती और मिठाई के पैकेट तैयार किए, जो आयोजन के माध्यम से महिलाओं को बांटे गए। लोगों से अपील की है कि इस मौके पर अपने घर आंगन सजाएं, रंगोली बनाएं, दीप जलाएं और मिठाइयां बांटें। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2024 को राम वर्ष के रूप में मनाने के लिए राम जी की तस्वीर लगे 1000 कैलेंडर भी लोगों के बीच बांटे हैं। इसके बाद 22 जनवरी का एक भव्य दिन हमारे जीवन में आने वाला है, तो हमने हल्दी कुंकू के साथ सभी बहनों को इसमें कुछ दिए और तेल बत्तियां और राम जी का कैलेंडर दिया है। छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन इसको एक भव्यता रूप देने के लिए आज सभी बहनों को ये मैसेज दिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश प्रदेश राममय हो गया है। लोगों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जिसे जो उपहार हो रहा है वे प्रभु श्री राम के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। ग्वालियर में